हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू केमिस्ट्री वर्ल्ड। तो आज कंसंट्रेशन टर्म्स पर हमारी बात होगी। ये सोल्यूशन का लेक्चर नंबर 2। तो कंसंट्रेशन टर्म्स में वन बाय वन हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, तो हम पहले बात करेंगे आपसे क्या, दैट इज द परसेंटेज। कंसंट्रेशन टर्म्स पर बात चल रही थी, कंसंट्रेशन टर्म्स। इसमें सबसे पहला हम लोग क्या पढ़ेंगे, परसेंटेज। क्या बोलते हैं इसको बेटा, दैट इज नोन एज परसेंटेज। ठीक है, अब जरा बात को समझे आप। पहले नंबर 1 पे जो होता है दैट इज वेट बाय वेट परसेंटेज। इसका मतलब क्या होता है, इसको आप लिख सकते हैं वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। और ये कहां पर अप्लाई होता है, जरा इसको समझें। सॉलिड सॉल्यूशन, कहां पर, सॉलिड सॉल्यूशन। और सॉलिड सॉल्यूशन कौन कौन से होते हैं, जैसे हमने कल बताया था आपको, ब्रास हो गया और क्या हो गया, ब्रॉन्ज हो गया। तो वहां पर ये कंडीशन हमको देखने को मिलती है। दूसरा जो दिया है दैट इज वेट अपॉन वॉल्यूम परसेंटेज। क्या दिया है, वेट अपॉन वॉल्यूम परसेंटेज। अगर वेट अपॉन वॉल्यूम परसेंटेज के बारे में आपसे हम बात करें तो यहां पर क्या होता है, दैट इज वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या है, इट इज द मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो मिक्सचर होता है क्या कहलाता है, दैट इज नोन एज सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, अभी प्रॉब्लम करेंगे तो चीजें और भी क्लियर होती जाएगी। अब यहाँ पर जैसे हमने क्या किया, जैसे होता है क्या है, इनो को हम पानी में डिसॉल्व कर दें। तो इनो क्या है, सॉलिड है, लिक्विड में डिसॉल्व किया है, कितने ग्राम हमने कितने में डिसॉल्व किया है, तो वो यहाँ पर देखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, दैट विल बी लाइक ग्लूकोज इन वाटर और शुगर इन वाटर, शुगर इन वाटर, ऐसे भी कह सकते हैं। अब अगर आपसे कह दिया जाए, जरा समझे, 20%, ठीक है, 20% शुगर है आपके पास, और वो क्या है, वेट अपॉन वॉल्यूम परसेंटेज, वेट अपॉन वॉल्यूम परसेंटेज। इसका मतलब क्या है कि 20 ग्राम आपके पास क्या है, 20 ग्राम आपके पास क्या है, शुगर है, चीनी है, और 80 ग्राम आपके पास क्या है, 80 ग्राम क्या बेटा, वाटर। क्या है, वाटर। दोनों को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, 100 ग्राम आपके पास सोल्यूशन बनके तैयार हो जाता है। इसको नोट करें, फिर आगे बात करते हैं। चलिए, अगला जो हम लोग लेते हैं वो क्या है, वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम परसेंटेज। अगला क्या है, वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, चलिए, अगला जो हम लोग लेते हैं, थर्ड जो है आपके पास, वो क्या है, वॉल्यूम वर्सेस वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम वर्सेस वॉल्यूम परसेंटेज में क्या होता है, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे बेटा, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100। अब यहाँ पर जैसे इथेनॉल लोग यूज करते हैं, अल्कोहल यूज करते हैं, तो बॉटल में लिखा होता है कितना, 42%। क्या लिखा होता है, 42% विस्की जो होती है। ठीक है, 42% का मतलब क्या हुआ, 42 ml क्या है आपका, अल्कोहल है। ठीक है, 42% अल्कोहल का मतलब क्या हुआ, 42 ml क्या है आपके पास, दैट इज द अल्कोहल, और बचा हुआ कितना है, 58 ml क्या है, दैट इज द वाटर। क्या है, वाटर। तो इसको भी थोड़ा सा हमें ध्यान रखते हुए चलना है। प्रॉब्लम्स में तो हम डिस्कशन करेंगे ही करेंगे, लेकिन यहाँ पर भी चीजों को हम समझते हुए चलते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो आता है फोर्थ नंबर, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहले हम बात करते हैं किसके बारे में, मोलरिटी के बारे में। क्या, मोलरिटी। तो मोलरिटी क्या है, कैपिटल एम से लिखते हैं। कैसे लिखते हैं बताइए, कैपिटल एम से लिखते हैं। तो मोलरिटी बराबर हो जाएगा, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। किसमें, लीटर में। अब एक बात और समझें,
लिख सकते हैं मोलरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम के। तो इसको चाहे तो आप लिखेंगे m इंटू वी बराबर क्या होता है n के। मतलब ये होता है जो नंबर ऑफ मोल्स होता है दैट इज इक्वल टू वो किसके बराबर होगा, वो होगा मोलरिटी इंटू वॉल्यूम के बराबर होता है, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम के बराबर होता है। तो मोलरिटी इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। मोलरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, दैट इज नोन एज मोलरिटी। ठीक है, अब एक बात और समझे, वो क्या है, अगर इफ मोलरिटी कितनी हो जाए, 1 हो जाए। अगर मोलरिटी 1 हो जाती है तो ऐसे सॉल्यूशन को क्या कहा जाता है, मोलर सॉल्यूशन कहा जाता है। क्या कहते हैं बेटा, मोलर सॉल्यूशन कहते हैं। अब और क्या बातें हैं इसके बारे में, अगर मोलरिटी 1/2 है, अगर मोलरिटी 1/2 है तो इसको हम लोग कहते हैं दैट इज सेमी मोलर और हेमी मोलर, सेमी मोलर और हेमी मोलर सॉल्यूशन। फिर इसके बाद क्या दिया है, अगर 1/10 दिया है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज डेसी मोलर सॉल्यूशन। क्या कहते हैं, डेसी मोलर सॉल्यूशन कहते हैं। तो इसका भी हमें ध्यान रखते हुए चलना है। ठीक है, कभी क्वेश्चंस में आपसे बोलेगा कि सेमी मोलर सॉल्यूशन है और कभी आपसे कहेगा डेसी मोलर सॉल्यूशन है, तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे कि ये टर्म्स थोड़ा सा याद रखेंगे। सेमी का मतलब या हेमी का मतलब 1/2 और डेसी का मतलब 1/10। और अगर कहा जाए मोलर सॉल्यूशन तो मोलर का मतलब होता है क्या, मोलर मतलब होता है मोलरिटी 1 होनी चाहिए। 1 लीटर सॉल्यूशन में, 1 लीटर सॉल्यूशन में नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं आपके, दैट इज 1। और एक मोल को कैसे कैसे डिफाइन करते हैं जरा समझिए, मोल को कैसे, पहले इसको नोट करें फिर आगे बात करते हैं। मोल पर भी थोड़ा डिस्कशन हो जाएगा, ठीक है, तो इतना करें फिर आगे हम इसको नोट करते चले। देखिए इधर ध्यान दीजिए, तो इसको आप क्या करते हैं, पहले नोट कर लीजिए, फिर आगे इस पर प्रॉब्लम्स करते हुए चलते हैं। ठीक, नोट करें। चलिए, तो हमने क्या बताया, मोलरिटी बराबर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। मोलरिटी बराबर नंबर ऑफ मोल्स ओवर वॉल्यूम, मोलरिटी और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करेंगे देन इट्स इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स। अगर मोलरिटी 1 है देन इट विल बी द मोलर सॉल्यूशन। और फिर इसके बाद 1/2 सेमी मोलर सॉल्यूशन और डेसी मोलर सॉल्यूशन। इस तरह से भी क्वेश्चंस में पूछा जाएगा या दिया जाएगा, तो उसको ध्यान रखेंगे। अब आगे बात करते हैं। देखो, तो मोल क्या होता है इसको जरा समझते हैं। मोल का मतलब क्या होता है, सब्सटेंस की अमाउंट को हम मेजर करने के लिए एक टर्म यूज करते हैं दैट इज मोल। मोल को कैसे कैसे डिफाइन करते हैं जरा समझिए। एक मोल बराबर क्या क्या होता है, मोल 3 तरह से डिफाइन करते हैं। कितने तरीके से, 3 तरह। पहला क्या होता है, इन द टर्म ऑफ पार्टिकल, पहले किसके टर्म में, इन द टर्म ऑफ पार्टिकल। दूसरा क्या होता है, इन द टर्म ऑफ मास, किसके टर्म में, मास के टर्म में। फिर इसके बाद अगला जो होता है, अगला जो है दैट इज इन द टर्म ऑफ वॉल्यूम। अगला क्या है, इन द टर्म ऑफ वॉल्यूम। अगर पार्टिकल के बारे में बात करें तो 1 मोल बराबर होता है 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल। 6.022 इंटू 10⁻23 कितना हो जाएगा, पार्टिकल बराबर 1 मोल के। अब यहाँ पर मास, मास देखें 2 चीजें होती हैं। अगर आपके पास एटम है तो वहां पर क्या आता है, दैट इज द एटॉमिक मास। क्या आता है, एटॉमिक मास। अगर आपके पास क्या है, मॉलिक्यूल है, क्या है, मॉलिक्यूल है, तो वहां पर क्या मिलता है आपको, दैट इज मॉलिक्यूलर मास मिलता है। क्या मिलता है, मॉलिक्यूलर मास मिलता है। फिर इसके बाद क्या होता है, यहां पर 22.4 लीटर एट एनटीपी। कितना, 22.4 लीटर एट एनटीपी। तो 1 मोल के बराबर क्या हो जाएगा, 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल
1 मोल बराबर उसके मॉलिक्यूलर मास के बराबर, और 1 मोल बराबर क्या हो जाएगा इसका वॉल्यूम। अब जैसे हमने क्या लिया, मान लीजिए 1 मोल CO2 लिया, क्या लिया, 1 मोल CO2 लिया, तो क्या क्या बातें इसके बारे में पता चली हमें। पहली चीज क्या है, 1 मोल में नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं, 6.022 × 10⁻23 पार्टिकल हैं। दूसरा हमें और क्या पता चला, यहाँ पर इसका मोलर मास कार्बन कितना होता है 12, ऑक्सीजन 16 दूनी 32, दैट बिकम 44 ग्राम। 44 ग्राम CO2 बराबर 1 मोल। फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा 22.4 लीटर एट NTP। ये NTP STP में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, उसको आगे हम और अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट मोल। देखिए जब सॉल्यूशन की प्रॉब्लम करेंगे तो वहां पर आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि आप जो है क्या करें, इसको मोल के टर्म में बताएं, या तो कह सकते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल के टर्म बताएं या वॉल्यूम के टर्म बताएं। तो हमें कॉन्सेप्ट को पूरा स्ट्रॉन्ग रखना है ताकि इसको आप जो है अप्लाई कर सकें जब आप प्रॉब्लम करेंगे। ठीक है, नोट करें, फिर आगे बात करते हैं। तो 1 मोल बराबर हमने समझ लिया, ठीक है, पार्टिकल के टर्म में भी होता है, मास के टर्म में भी और वॉल्यूम के टर्म। चलिए अब फिर इसके बाद बात करते हैं क्या, मोलरिटी हमने देख लिया, अब आगे बात करेंगे नॉर्मेलिटी के बारे में। क्या है, नॉर्मेलिटी के बारे में। ठीक है, तो नॉर्मेलिटी पर अगर हम बात करें तो नॉर्मेलिटी इक्वल टू होता है, नॉर्मेलिटी, ठीक है, तो नॉर्मेलिटी बराबर क्या होता है जरा समझें, ये हो जाएगा क्या, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखते हुए चलते हैं। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या है, इसको जरा समझें, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बराबर होता है वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, इक्विवेलेंट वेट काफी ब्रॉड टर्म है, इसका बेसिक हमें पता होना चाहिए, उसको भी हम डिफाइन करेंगे अभी। जो कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंस है ये मोस्ट ऑफ द जगह अप्लाई होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंस। और इक्विवेलेंस बराबर क्या होता है, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंस बराबर वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। तो यहां पर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, या तो इसको और क्या कहते हैं, और हम कह सकते हैं इक्विवेलेंस के बराबर भी होता है। किसके बराबर होता है, दैट इज इक्वल टू इक्विवेलेंस। तो इक्विवेलेंस बराबर क्या पता चला, वेट ओवर इक्विवेलेंट वेट, वेट ओवर इक्विवेलेंट वेट। तो नॉर्मेलिटी हमने देखा, अब देखें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो यहां पर हमें क्या मिलेगा, दैट इज नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम बराबर क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंसी। नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम बराबर किसके हो जाएगा, दैट विल बी द इक्विवेलेंसी हो जाएगा। ठीक, तो इसको नोट करें, फिर आगे हम बात करते हैं और इसको, इसमें नॉर्मेलिटी और मोलरिटी में क्या रिलेशनशिप होता है इसको भी हम लोग करते हैं। ठीक है, तो नॉर्मेलिटी बराबर क्या है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को और क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस बोलते हैं। इक्विवेलेंस बराबर होता है वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। फिर इसके बाद क्या है, हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम बराबर किसके हो जाएगा, इक्विवेलेंट के हो जाएगा। किसके हो जाएगा, इक्विवेलेंट के। अब देखें जरा आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, रिलेशनशिप बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलरिटी। मोलरिटी और नॉर्मेलिटी में क्या रिलेशनशिप होता है इसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, नोट कर लें, फिर आगे चलिए आगे हम बात करेंगे आपसे द रिलेशनशिप बिटवीन मोलरिटी एंड नॉर्मेलिटी। तो आगे जो बात चलेगी हमारी, रिलेशनशिप बिटवीन मोलरिटी एंड नॉर्मेलिटी। मोलरिटी और नॉर्मेलिटी में क्या रिलेशनशिप होता है। तो एक बात हमने क्या सीखी, हमने सीखा मोलरिटी बराबर, ठीक है, मोलरिटी इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ मोल ओवर वॉल्यूम।
आप लिख सकते हैं मोलरिटी इंटू वॉल्यूम बराबर नंबर ऑफ मोल्स, और नंबर ऑफ मोल्स बराबर होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, या और क्या कह सकते हैं मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, या मोलर मास भी। नॉर्मेलिटी बराबर आपने सीखा, नॉर्मेलिटी बराबर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस, हमने ई से लिखा, ई का मतलब इक्विवेलेंस, ये हो जाएगा वॉल्यूम, तो नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम बराबर हो जाएगा किसके इक्विवेलेंस। अब इक्विवेलेंस बराबर क्या होता है वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा जरा समझिए, ये आपका बन गया दैट इज इक्वेशन नंबर 1, और ये क्या बन गया इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करते हैं इक्वेशन 1 को 2 से हम अगर डिवाइड करें, या तो एक तरीका और भी हो सकता है, क्या हो सकता है जरा समझे। यहां पर क्या हो जाएगा, हम लिख सकते हैं वेट अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम को इधर लेकर आए, ये हो जाएगा मोलरिटी इनटू मॉलिक्यूलर मास। यही हाल यहां पर भी करें, आप क्या लिख सकते हैं नॉर्मेलिटी इनटू इक्विवेलेंट वेट बराबर वेट अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। थोड़ा सा इक्वेशन को सेट करते हैं, देखें क्या किया हमने, मोलरिटी इनटू वॉल्यूम बराबर नंबर ऑफ मोल्स था, तो आपने क्या किया, और ये इसको लिख सकते हैं वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट को उधर ले जाइए, वॉल्यूम को इधर शिफ्ट करिए, तो वेट अपॉन वॉल्यूम दैट इज आल्सो नोन एज स्ट्रेंथ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं सॉल्यूशन की क्या है स्ट्रेंथ, इसको लिखते हुए चलते हैं W अपॉन V क्या कहलाता है दैट इज स्ट्रेंथ, ठीक है, क्या बोलते हैं स्ट्रेंथ बोलते हैं। अब देखिए यहां पर हम लोग क्या करते हैं वॉल्यूम अपॉन वेट ये दिया हुआ है, वॉल्यूम अपॉन वेट ये दिया है, दोनों को आप इक्वलाइज कर सकते हैं, इसको आप इक्वेशन 3 मान लीजिए, इसको इक्वेशन 4 मान लीजिए। अब क्या करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, इक्वेशन 3 एंड 4 से, इक्वेशन 3 एंड 4 से तो क्या होगा मोलरिटी इनटू मॉलिक्यूलर मास बराबर हो जाएगा नॉर्मेलिटी इनटू इक्विवेलेंट वेट, नॉर्मेलिटी इनटू इक्विवेलेंट वेट। आप क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा आपका नॉर्मेलिटी अपॉन मोलरिटी, इसको क्या करते हैं मोलरिटी को इधर लाइए, इसको इधर ले जाएंगे, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट, दिस इज द रिलेशनशिप। अब यहां पर मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट बराबर होता है फैक्टर, और ये फैक्टर क्या क्या हो सकता है, अगर एसिड है तो बेसिसिटी देखते हैं, अगर बेस है तो एसिडिटी देखते हैं, तो वही क्या होता है फैक्टर होता है। अब ये क्या होता है जरा समझिए, जैसे HCl आपका क्या है एसिड है, HCl एसिड है और इसकी हम लोग बेसिसिटी देखते हैं, बेसिसिटी का मतलब ये हुआ कि कितने H+ दे सकता है, हाउ मेनी H+ इट कैन डोनेट, तो इसकी बेसिसिटी हो जाएगी 1, और वही क्या होगा फैक्टर होगा, वही क्या होगा फैक्टर होगा। अब यहां पर जैसे हमने ले लिया H2SO4, तो H2SO4 की ये क्या है डाई बेसिक है, क्या है डाई बेसिक, डाई बेसिक का मतलब क्या होता है ये कितने H+ दे सकता है 2 H+ दे सकता है, जब 2 H+ दे सकता है तो इसकी बेसिसिटी कितनी हुई जाके 2, तो इसके लिए फैक्टर जो होगा F कितना होगा 2 होगा, इसके लिए F कितना होगा 1 होगा, कितना होगा 1 होगा। सिमिलर कंडीशन अगर हम बात करें किसके लिए NaOH के लिए, NaOH क्या है बेस है, अब बेस की क्या होती है एसिडिटी होती है, तो कितने कितने OH दे सकता है 1, तो इसका मतलब इसके लिए F की वैल्यू कितनी होगी 1 होगी, कितनी होगी 1 होगी। फिर इसी तरह से हमने लिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसके लिए फैक्टर कितना बनेगा जाके 2, क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक डाई एसिडिक बेस है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक डाई एसिडिक बेस है, और ऐसी कंडीशन में फैक्टर कितना होगा 2 होगा। तो फिर से बात को समझिए जरा, हमने क्या किया रिलेशनशिप बिटवीन मोलरिटी और नॉर्मेलिटी हमने पढ़ा है, मोलरिटी बराबर
मोल्स ओवर वॉल्यूम के, तो मोलरिटी इंटू वॉल्यूम बराबर नंबर ऑफ मोल्स, और ये हो मोल बराबर वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट और मास अपॉन मोलर मास। अब यहाँ पर क्या करते हैं, इसको हमने और ज्यादा सेट किया, तो वॉल्यूम को इधर लेकर आइए, मॉलिक्यूलर मास को इधर लेकर जाएंगे, तो मॉलिक्यूलर मास इंटू मोलरिटी बराबर वेट अपॉन वॉल्यूम के हो जाएगा। नॉर्मेलिटी के केस में नॉर्मेलिटी जो है आपका इक्विवेलेंस क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बराबर कितना होगा, ये आपका होगा इक्विवेलेंस और वॉल्यूम, इक्विवेलेंस बराबर वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। इसको आप क्या करेंगे, पोजीशन बदलेंगे। अब इक्वेशन 3 बना, इक्वेशन 4, इक्वेशन 3 और 4 से जब हम कंपेयर कराते हैं इसको, थोड़ा सा मिट गया है, तो कितना होगा, मोलरिटी इंटू मॉलिक्यूलर मास बराबर नॉर्मेलिटी इंटू इक्विवेलेंट वेट। अब इसके बाद क्या है, यहाँ आप नॉर्मेलिटी मोलरिटी को इधर ले जाएंगे, इक्विवेलेंस वेट को इधर लेकर आएंगे। मोलरिटी अपॉन इक्विवेलेंट वेट बराबर होता है फैक्टर। फैक्टर क्या क्या हो सकता है, अगर एसिड है तो उसकी बेसिसिटी होगा, बेस है तो उसकी एसिडिटी होगी, अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए हैं या एक्सचेंज किया है, वो आपका फैक्टर हो जाएगा। या अगर मेटल होता है, मेटल होता है तो कितना चार्ज प्रेजेंट है, वो क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। और ऑक्सीजन हमने लिया तो वहां पर क्या होता है, वो इक्विवेलेंट वेट में हम लोग देखते हैं। जैसे कैल्शियम है तो कैल्शियम के ऊपर कितना है, 2 पॉजिटिव, तो इसके लिए फैक्टर कितना बनेगा, जाके 2 बनेगा। एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम के लिए फैक्टर कितना बनेगा, 3 बनेगा। सोडियम के लिए फैक्टर कितना बनेगा, बताएं, सोडियम के लिए फैक्टर कितना बनेगा, सोडियम के लिए फैक्टर बन जाएगा कितना, दैट विल बी द, सोडियम के लिए +1 हो जाएगा। ठीक है, नोट करिए, फिर आगे बात करते हैं। ये कॉन्सेप्ट को समझने के लिए प्रॉब्लम्स करना बहुत जरूरी है। अगर प्रॉब्लम्स अच्छे से आप करेंगे तो चीजें और भी आसान होती चली जाएगी। ठीक है, तो इतना नोट करें, फिर आगे चलते हैं। हो गया ना भाई, कोई दिक्कत? चलो अब क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है 4.9 ग्राम H2SO4 डिसॉल्व इन वाटर, पानी में डिसॉल्व किया, टू प्रिपेयर अ सॉल्यूशन, टू प्रिपेयर अ सॉल्यूशन ऑफ 500 ml। 500 ml का हमने सॉल्यूशन तैयार किया। कैलकुलेट, कैलकुलेट करिए, पहले मोलरिटी एंड देन नॉर्मेलिटी। मोलरिटी और नॉर्मेलिटी आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना। तो पहले हम किसके बारे में बात करेंगे, मोलरिटी। वीडियो को पॉज करके आप पहले खुद सॉल्व करें, और बाकी तो हम सॉल्व कर ही रहे हैं, जहां पर भी डाउट होता फिर हम बताएंगे उसको। वीडियो को पॉज करके आप करें, फिर बताते हैं। चलिए, मोलरिटी के बारे में बात करें तो मोलरिटी बराबर नंबर ऑफ मोल्स और वॉल्यूम। तो मोल बराबर क्या होता है, मोल बराबर होता है भाई मास अपॉन मोलर मास। हमारे पास क्या दिया है, H2SO4, तो H2SO4 का क्या निकालेंगे, मोलर मास। हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 2 × 1, सल्फर का होता है 32, ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 16 × 4, तो हो जाएगा 2 + 32, ये हो जाएगा 16 × 4 = 64, 4 × 2 = 6, 2 × 8, 6 × 3 = 9, 98 ग्राम आ गया। क्या आ गया, मोलर मास। अब यहां पर जरा समझे, 4.9 डिवाइडेड बाई 98, ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे 49/980, डेसिमल हटाया ऊपर चला गया, तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 1/20, कितना होगा, 1/20। तो ये क्या निकल आया है, मोल। फिर इसके बाद क्या निकालेंगे भाई, वॉल्यूम।
वॉल्यूम कितना दिया है 500 ml, किससे डिवाइड करेंगे 1000 से। क्यों? क्योंकि ml नहीं, हमें लीटर में रखना है। किसमें रखना है? लीटर में रखना। तो फिर इसके बाद क्या होगा, मोलरिटी इक्वल टू 1/20 अपॉन 500/1000, 500/1000। तो क्या करेंगे 1/20 इंटू 1000 अपॉन 500, इससे कैंसिल आउट हुआ, कितना हुआ, ऊपर जाए 1/20 इंटू 2 दैट बिकम 1/10, और 1/10 का मतलब कैसा सोल्यूशन बन गया, दैट इज द डेसीमोलर सोल्यूशन। कितना होगा, डेसीमोलर सोल्यूशन। ठीक है, तो फिर से बात को समझें आप जरा। मोलरिटी निकालनी थी, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, मोल बराबर मास अपॉन मोलर मास, मास बराबर कितना दिया 4.9 ग्राम दिया गया है ऑलरेडी। फिर इसके बाद कितना है मोलर मास, हमने यहाँ से कैलकुलेट किया। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, वॉल्यूम 500 ml अपॉन 1000। मोलरिटी जो फार्मूला था यहाँ पे हमने वैल्यू रखा, कितना आ गया 1/10, और इसको क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज डेसीमोलर सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, डेसीमोलर सॉल्यूशन। अगर एक बार आपने मोलरिटी निकाल लिया है तो नॉर्मलिटी निकालने के लिए हमने अभी आपको एक रास्ता बताया, लेकिन पहले नोट करें फिर आगे चलते हैं। चलिए, अब हमें नॉर्मलिटी निकालने के लिए उसमें पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि अभी आपको हमने एक फार्मूला बताया, क्या, नॉर्मलिटी अपॉन मोलरिटी बराबर होता है फैक्टर। क्या होता है, फैक्टर। ठीक, और अभी आपको हमने सिखाया कि H2SO4 एक डाई बेसिक एसिडिक होता है, डाई बेसिक एसिड होता है। डाई बेसिक एसिड का मतलब कितने H+ दे सकता है, 2 H+ दे सकता है। तो इसके लिए फैक्टर कितना हुआ जाके 2, कितना हुआ फैक्टर 2। तो नॉर्मलिटी कितना दिया है, नॉर्मलिटी बतानी है, तो नॉर्मलिटी बराबर हो जाएगा फैक्टर इनटू मोलरिटी। ठीक है, फैक्टर कितना है बताएं, दैट इज 2, और ये कितना आया है मोलरिटी 1/10, तो कितना हो जाएगा 2/10, 2/10। इसका मतलब कितना हुआ जाके 0.2, 0.2 हुआ जाके क्या 2L। ठीक है, तो कितना हुआ जाके 0.2, और मोलरिटी कितना था बताएं, मोलरिटी कितना था 0.1/10 था, 1/10 का मतलब 0.1। इसका मतलब ये हो जाएगा नॉर्मलिटी जस्ट डबल है, नॉर्मलिटी जस्ट डबल। यहां से भी कह सकते हैं नॉर्मलिटी बराबर क्या हो जाएगा, मोलरिटी जितना होगा उसका जस्ट डबल हो जाता है। और इसको आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि अगर आपने इक्विवेलेंस का कॉन्सेप्ट सीख लिया, और कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट लेक्चर में इक्विवेलेंस का कॉन्सेप्ट हम लोग सीखेंगे। अगर इक्विवेलेंस का कॉन्सेप्ट सीख लिया तो वहां पर आपको ये ढूंढने की जरूरत नहीं है कि कितना H+ कितना OH- है। इक्विवेलेंस का कॉन्सेप्ट सीधे सीधे आपको अच्छा और सटीक रिजल्ट देता है, एक कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंस। ठीक है, नोट करें फिर आगे चलते हैं। अब ये फैक्टर जो है कुछ जगह पर स्ट्रक्चर पर भी डिपेंड करता है, फैक्टर कुछ जगह स्ट्रक्चर पर भी डिपेंड करता है। कहां पर करता है, वहां पर आप H को देखकर नहीं बता सकते हो कि सीधे फैक्टर आप रख दो, वो कहां पर होता है इसको थोड़ा सा समझते, नोट करें फिर चलिए। अगर फैक्टर की हम बात करें तो हमने क्या बताया, ये स्ट्रक्चर पर भी डिपेंड करता है। जैसे आपके सामने दिया हुआ है क्या, H3PO4, H3PO3 एंड H3PO2, ये है फास्फोरिक एसिड, फास्फोरस एसिड और फास्फेनिक एसिड। यहां पर स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, सब के में क्या करें फास्फोरस बनाएं, सबकी खोपड़ी पर क्या करें ऑक्सीजन लगा दें। अब यहाँ फास्फोरस ऑक्सीजन गया, कितने OH बच रहे हैं 3, तो ये हो गया OH, ये हो गया OH और ये हो गया OH। यहाँ पर कितना हो जाएगा देखें, PO चला गया, कितना होगा OH, OH और कितना हुआ, यहाँ पर कितना होगा OH, H और ये जितने आपके हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कनेक्ट हैं
जितने हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कनेक्ट हैं वही उसकी क्या हो जाएगी, बेसिसिटी हो जाएगी। तो यहाँ पर जो बेसिसिटी के बारे में अगर हम बात करें तो बेसिसिटी यहाँ कितनी होगी, 1 2 3, यहाँ कितनी होगी 2, यहाँ कितनी होगी 1। तो ये क्या है, दिस इज ऑल्सो नोन एज फैक्टर। इनको हम और क्या बोलते हैं, फैक्टर भी कहा करते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही करते हैं, बाकी फिर करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।